नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल AEIC क्लासेस पर। इस सीरीज का 3 वीडियो अपलोड हो चुका है, माफ़ करिएगा 4 वीडियो अपलोड हो चुका है। तो सभी क्लासेस को आप सभी लोग देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और आप लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, तो जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, ठीक है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक दिया होगा, तो जितने भी क्लास के मटेरियल रहेंगे सब टेलीग्राम पे डाला जाता है, तो उस टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो कल हम लोगों ने पढ़ लिया है कम्यूटेटर पिच। कम्यूटेटर पिच मैंने बता दिया था, और ये अभी आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है कल का ही क्लासेस का ये है। अब आज नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एक डिग्री ऑफ रीट्रेंट ऑफ एन आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। तो रीइंट्रेंट क्या होता है इसको हम समझेंगे आज। हेडिंग डाल देते हैं, डिग्री ऑफ रीइंट्रेंट ऑफ एन आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको जेबी गुप्ता में मिलेगा डीसी मशीन वाले चैप्टर में, तो उसको आप ये समझ लेंगे तो उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो रिट्रेंट का मतलब क्या होता है? एक होता है सिंगल रिट्रेंट, री इंट्रेंट, दूसरा होता है डबल रिट्रेंट। ठीक है। तो अगर सिंगल रिट्रेंट किसे कहेंगे? जैसे अगर हम आर्मेचर वाइंडिंग के एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, उसको ट्रेस करना है। आर्मेचर वाइंडिंग के स्टार्टिंग पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं ट्रेस करना, और फिर वापस आते समय फिर अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएं और पूरी आर्मेचर वाइंडिंग हमारी कवर हो जाए, मतलब सारे आर्मेचर वाइंडिंग में जितने कंडक्टर हैं सारे कंडक्टर को हम ट्रेस कर लें, तो उसे बोलेंगे सिंगल रीइंट्रेंट। और डबल रीइंट्रेंट किसे बोलेंगे? हम आर्मेचर वाइंडिंग को ट्रेस करना शुरू करें और फिर वापस उसी पॉइंट पे आ जाएं जहां से ट्रेस करना शुरू किए हैं, लेकिन सिर्फ आधे कंडक्टर को ही हम ट्रेस कर पाएं, आधे कंडक्टर को ही ट्रेस कर पाएं, तो उसे क्या कहेंगे? उसको बोलेंगे डबल रीइंट्रेंट। मतलब कि हमको 2 चक्कर लगाना पड़ेगा पूरे कंडक्टर को ट्रेस करने के लिए, ठीक है। मतलब एक चक्कर लगाने पे अगर पूरे कंडक्टर ट्रेस हो जाए तो उसको सिंगल रीट्रेंट, और 2 चक्कर लगाने पे अगर क्या कहते हैं पूरे कंडक्टर ट्रेस हो जाए तो उसे डबल रीट्रेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको परिभाषा कैसे लिखेंगे सिंगल रीट्रेंट का, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी आर्मेचर वाइंडिंग, किसी आर्मेचर वाइंडिंग के स्टार्टिंग पॉइंट से ट्रेस करना, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से गिनना स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे से ट्रेस करना शुरू किया जाए तथा वाइंडिंग के सभी कंडक्टर एक ही चक्कर में, एक ही चक्कर का मतलब क्या है? जहां से शुरू किए और वहीं पे आ गए, एक चक्कर हो गया, फिर दोबारा अगर चक्कर लगाना पड़ रहा है तो 2 चक्कर हो जाएगा, ठीक है। एक ही चक्कर में ट्रेस हो जाए तो इस प्रकार की वाइंडिंग को सिंगल री इंट्रेंट वाइंडिंग
कहते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग रहेगी डबल रिट्रेंट वाइंडिंग। डबल रिट्रेंट वाइंडिंग किसे कहते हैं मैंने बता ही दिया है, खाली अब हेडिंग ये रिट्रेंट वाइंडिंग, अभी सिर्फ इसका क्या बचा है, डिफिनीशन लिखवाना है। तो डबल रिट्रेंट वाइंडिंग किसे कहते हैं, यदि किसी आर्मेचर वाइंडिंग के स्टार्टिंग पॉइंट से ट्रेस करना शुरू किया जाए तथा वाइंडिंग के सभी कंडक्टर दो चक्कर में, मतलब 2 राउंड लगाना पड़े, ठीक है, 2 चक्कर में ट्रेस हों तो इस प्रकार की वाइंडिंग को डबल रीइंट्रेंट वाइंडिंग बोलते हैं। डबल रीइंट्रेंट वाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। अर्थात इस प्रकार की वाइंडिंग में एक चक्कर में कितने कंडक्टर आएंगे, सिर्फ आधे कंडक्टर आएंगे। अगर 40 कंडक्टर है वो वाइंडिंग में, तो एक चक्कर में सिर्फ 20 कंडक्टर आएंगे और 2 चक्कर में 40 कंडक्टर आएंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि एक डबल रिएंट्रेंट वाइंडिंग में एक चक्कर में, मतलब एक चक्कर में कितने आते हैं, तो हाफ कंडक्टर आते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा, तो इस प्रकार की वाइंडिंग में एक बार मतलब कि एक चक्कर, एक बार वाइंडिंग को एक बार ट्रेस करने पर सिर्फ आधे कंडक्टर आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। ये कुछ है एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको सिर्फ 1-2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको जेबी गुप्ता में मिलेगा, आर.के. राजपूत की बुक में तो एक भी नहीं मिलेगा, नहीं कभी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन अगर जेबी गुप्ता में दिया है ऑब्जेक्टिव में, तो उस सारे पॉइंट को हमें कवर करना है, ठीक है। तो ये है, बुक में भी इसका डिफिनीशन दिया होगा लेकिन कुछ अलग फॉर्म में दिया होगा, लेकिन मैं इसको एकदम ईजी लैंग्वेज में दिखाता हूँ। कुछ लोग कहेंगे कि ये गलत है, लेकिन हो सकता है वो कहें गलत है, लेकिन सही फॉर्म यही है। अगर आप उसका बेसिक चीज़ उठाएंगे तो कुछ इसी प्रकार का डेफिनेशन आपको निकलेगा, ठीक है। अब आता है हमारा, मैंने ये जब कल कम्यूटेटर पिच में लिखवा रहा था तो उसमें बताया था कि कम्यूटेटर पिच लैप वाइंडिंग के लिए +-1 होता है। तो मैंने वहाँ पे बताया था सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग के लिए +-1 रहेगा, डुप्लेक्स के लिए +-2 रहेगा, ट्रिप्लेक्स के लिए +-3 रहेगा। तो एक्चुअल में ये होता क्या है, प्लेक्सिसिटी होती क्या है, सिंप्लेक्स क्या होता है, डुप्लेक्स क्या होता है, या ट्रिप्लेक्स क्या होता है। तो वो इसको कहते हैं, इस प्रकार की वाइंडिंगें इनको कहते हैं मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग, ठीक। तो आगे हम लोग हेडिंग क्या डालेंगे, मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग, या ठीक है, मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग मतलब प्लेक्सिसिटी बढ़ाने से क्या फर्क पड़ता है हम अभी ये जानेंगे, ठीक है। मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग, ठीक है। तो होता क्या है,
जैसे मैंने जो कल फिगर बनवाया था वाइंडिंग में, उसमें एक ही टाइप की वाइंडिंग, आपको एक ही मतलब एक स्लॉट में एक कंडक्टर दिख रहा था, उसमें दो कंडक्टर नहीं दिख रहे हैं, तो और एक ही कंडक्टर दिख रहा था और एक ही प्रकार की वाइंडिंग थी। तो मल्टीप्लेक्सिसिटी में क्या होता है, उसी स्लॉट में एक की जगह दो कंडक्टर डाल देंगे, ठीक है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से आइसोलेटेड रहेंगे, दोनों अलग अलग रहेंगे, बस उसका कनेक्शन साथ में रहेगा, आउटपुट कनेक्शन, ठीक है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जैसे मतलब मान लीजिए किसी कंडक्टर में 16 स्लॉट हो और 16 स्लॉट में एक वाइंडिंग हमारी बिछी हुई हो, उसमें अगर दूसरी वाइंडिंग भी डाल दें तो उन दोनों को मिला के क्या कहेंगे, डुप्लेक्स वाइंडिंग कहेंगे। तीन कंडक्टर डाल दें, मतलब एक स्लॉट में 3 कंडक्टर डालें, मतलब 3 वाइंडिंग हो जाएगी टोटल उसी स्लॉट में, 16 स्लॉट में। तो इस प्रकार की वाइंडिंग को क्या कहेंगे, इस प्रकार की वाइंडिंग को ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग कहेंगे, ठीक है। तो ये हम देखेंगे, ठीक। तो अब हम इसकी डिफिनीशन लिखेंगे। प्लेक्सिसिटी होता क्या है, अगर यदि किसी आर्मेचर कोर पर सिर्फ एक ही क्लोज्ड वाइंडिंग हो तो उसे सिंप्लेक्स वाइंडिंग कहते हैं। अब इसी में ऐड करेंगे, यदि आर्मेचर कोर पर क्लोज्ड वाइंडिंग के 2 या 3 सेट हो तो इसे डुप्लेक्स या ट्रिप्लेक्स क्लोज्ड वाइंडिंग, ट्रिप्लेक्स क्लोज्ड नहीं लिखेंगे, ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग कहते हैं। अब एक चीज यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लेक्सिसिटी बढ़ाने पे हमारा क्या बढ़ता है, ये ध्यान दीजिएगा, इसको स्टार पॉइंट कर लीजिए। प्लेक्सिसिटी मतलब कि जैसे सिंप्लेक्स से ड्यूप्लेक्स करेंगे या ड्यूप्लेक्स से ट्रिप्लेक्स करेंगे तो इस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो प्लेक्सिसिटी बढ़ाने पर आर्मेचर वाइंडिंग में क्या होता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथों की संख्या, बढ़ जाती है, ठीक है। अब ये पैरेलल पाथ क्या होता है, ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि ये पैरेलल पाथ होता क्या है, ठीक है। बस इतना जानिए कि पैरेलल पाथ की संख्या बढ़ जाती है। अब पैरेलल पाथ की संख्या बढ़ेगी तो क्या फर्क पड़ता है, पैरेलल पाथ की संख्या बढ़ने पर वाइंडिंग की करंट रेटिंग बढ़ जाती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब सिंप्लेक्स है, ड्यूप्लेक्स है,
तो कोई पूछेगा कि किसकी करंट रेटिंग ज़्यादा है, तो आप कहेंगे ड्यूप्लेक्स की ज़्यादा है सिंप्लेक्स की तुलना में, ट्रिप्लेक्स की ज़्यादा होगी ड्यूप्लेक्स सिंप्लेक्स की तुलना में। तो जितनी ज़्यादा प्लेक्सिसिटी बढ़ेगी, मतलब सिंप्लेक्स से ड्यूप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स से ट्रिप्लेक्स होगा, उसकी करंट रेटिंग हमारी बढ़ेगी, लेकिन बढ़ जाती है, लेकिन वोल्टेज रेटिंग कम हो जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, बस इसका सीधा रटिएगा। अभी आगे हम होता क्या है, सिंप्लेक्स और ड्यूप्लेक्स होता क्या है, सॉरी माफ करिएगा, ये लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग जब हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे पैरेलल पाथ होता क्या है। तो अब हम शुरू करते हैं लैप वाइंडिंग से। ठीक है, तो लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग से शुरू करेंगे। तो अब हेडिंग डालेंगे नए पेज पे, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। एक्चुअल में ये जो वाइंडिंग होती है इनको ड्रम टाइप आर्मेचर पे लगाते हैं और इनको ड्रम टाइप वाइंडिंग भी बोलते हैं, ड्रम टाइप वाइंडिंग भी बोलते हैं। तो ये सब ड्रम टाइप वाइंडिंग के प्रकार हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा लैप वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग एंड वेव वाइंडिंग। ठीक है, ठीक, तो इसमें क्या है, अब इसमें हम जो अभी लिखवाएंगे इसमें आपको वाइंडिंग तो बनाना कैसे बनाते हैं लैप वाइंडिंग, ये तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि उसमें बहुत ही लंबा टॉपिक है और ये हमारे मशीन के उसके हिसाब से कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है। नहीं किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि आपको लैप वाइंडिंग बना के बताइए। ठीक है, और आप लोग ड्राइंग तो ज़रूर पढ़े होंगे, तो उसमें वाइंडिंग में आप लोगों को समझना चाहिए कि लैप वाइंडिंग क्या है, वेव वाइंडिंग क्या है। मैं यहाँ पे कुछ नियम बताऊँगा, जो नियम ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा, जो नियम जेईई के एग्ज़ाम में आपको पूछेगा। ठीक है, वो ऐसे पूछेगा कि अगर ये नियम है तो इस पे कि ये क्या लैप वाइंडिंग इस पे बन सकता है, मतलब नंबर ऑफ आर्मेचर स्लॉट इतने हैं, नंबर ऑफ कॉइल इतना है, तो लैप वाइंडिंग बन सकता है। तो जिससे मेरा बस उद्देश्य यही कि जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो, मैं उसी पे ध्यान लगाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाता है और ज़्यादा समझाने के चक्कर में। तो हमें अपने एम से नहीं भटकना है, हमारा लक्ष्य क्या है, जेईई निकालना, न कि प्रोफेसर बनना। ठीक है, तो हम लोग उसी पे ध्यान देंगे। ठीक, अब ये लैप वाइंडिंग वेव वाइंडिंग क्या होता है, कौन सी वाइंडिंग लैप वाइंडिंग है, कौन सी वाइंडिंग वेव वाइंडिंग है, ये हमको पता चलेगा कैसे। ये हम पता करते हैं कि जो कम्यूटेटर के फ्रंट पे, ठीक है, आर्मेचर के कम्यूटेटर के फ्रंट पे इंड कनेक्शन जो होता है, इंड कनेक्शन मतलब कॉइल का शुरुआती पॉइंट और कॉइल का लास्ट पॉइंट, वो किस हिसाब से जुड़ा हुआ है, ये देख के हम पता कर सकते हैं कि ये लैप वाइंडिंग है कि वेव वाइंडिंग है। पूछेंगे कैसे, तो मैंने कल बताया था YC = 1 होता है, मतलब कि कम्यूटेटर पिच लैप वाइंडिंग के लिए सिर्फ एक और रहेगा अगर सिंप्लेक्स है, और वेव वाइंडिंग के लिए क्या रहेगा, YC = YA, जाहिर सी बात है एक से ज़्यादा रहेगा वो, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कम्यूटेटर बार, ये देखिएगा नंबर ऑफ कम्यूटेटर बार +-2, यहाँ पे ये क्या है +-2 अपॉन नंबर ऑफ पेयर ऑफ पोल। ठीक है, तो नंबर ऑफ कम्यूटेटर बार +-2 अपॉन में नंबर ऑफ पेयर पोल, ये YC की वैल्यू इसके से एक से ज़्यादा आएगी। अर्थात जो हमारा किसी भी वाइंडिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है और किसी भी वाइंडिंग का जो लास्ट पॉइंट है, जो कि दोनों कम्यूटेटर में जुड़ता है, तो उसमें एक कम्यूटेटर सेगमेंट है, जस्ट 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे कम्यूटेटर सेगमेंट हो, तो लैप वाइंडिंग में अगर पहला स्टार्टिंग पॉइंट 1 में जुड़ा है तो दूसरा वाला एंडिंग पॉइंट 2 में जुड़ेगा। लेकिन वेव वाइंडिंग में वो 2 में नहीं जुड़ेगा, वो 4 में जुड़ेगा, 5 में जुड़ेगा, 6 में जुड़ेगा। ठीक है, जितना उसका YA होगा उस हिसाब से वो जुड़ेगा। तो हम कैसे पहचान कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके JB गुप्ता में दिया होगा और ये पूछता भी है, पूछ भी सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई पूछेगा आपसे कि लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग में कैसे पहचान करेंगे, तो उसके इंड कनेक्शन, मतलब कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो लास्ट पॉइंट है वाइंडिंग का, तो उसके इंड कनेक्शन का कम्यूटेटर से जो इंड कनेक्शन है और कम्यूटेटर के साथ उसका कैसा अरेंजमेंट है, उसको देखकर हम पहचानेंगे कि ये लैप वाइंडिंग है या वेव वाइंडिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे हेडिंग पर एक इंपॉर्टेंट वाइंडिंग लिखेंगे। ठीक है, दोनों वाइंडिंग
दोनों मतलब कौन सा, लैप और वेव, लैप और वेव, दोनों वाइंडिंग में डिफरेंसेस, मतलब कि दोनों वाइंडिंग कैसे अलग हैं, डिफरेंसेस वाइंडिंग के इंड कनेक्शन का कम्यूटेटर से कैसा अरेंजमेंट है यह देखकर पहचानते हैं। क्या पहचानते हैं कि डिफरेंसेज क्या है, देखकर पहचानते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए, अब हम फिर समझा रहे हैं आपको, ये है, ठीक, ये 1 2 3 4 5, ये क्या है, कम्यूटेटर। ठीक, अब यहाँ से अगर स्टार्ट हुआ है कॉइल हमारी, ये पीछे जाएगा, ठीक, फिर यहाँ आ गया और फिर इसमें जुड़ गया, तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ रहेगा, YC इक्वल टू Y1 है ना। अगर यहाँ से हुआ ये, अगर पोल पिच हमारी एक ही है, इसके बीच में कितना नंबर ऑफ आर्मेचर स्लॉट है ये अभी हमको नहीं, तो इसमें क्या होगा कि ये हमारी आर्मेचर वाइंडिंग है, ये एक नंबर पे जुड़ेगा, 2 नंबर पे जुड़ेगा, तो इसमें आपको क्या पता चला है कि +1 है ना, YC इक्वल टू क्या है, +1 है, यहाँ पे YC इक्वल टू +1 है, तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसा अगर कनेक्शन रहेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लैप वाइंडिंग हो जाएगी। और वेव वाइंडिंग में कैसा रहेगा, वेव वाइंडिंग में ऐसा रहता है, वेव वाइंडिंग में यहाँ से अगर उठा, ठीक है, ठीक, अब यहाँ से ये इधर नहीं मुड़ेगा, फिर ये ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक, फिर ये ऐसे उठेगा, ये ऐसे आया, फिर ये आगे से ऐसे उठेगा, ठीक, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा। देखिए एक वेव की तरह चल रही है ये, इसीलिए इसको वेव वाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, फिर ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे, और ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो एक वेव की तरह चल रही है ना। अब देखिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट और इसका एंडिंग पॉइंट 1 2 3 4 5, इसमें ये कितने नंबर पे है, 5 नंबर पे है, तो इसके बीच में अभी +1 का तो अंतर है नहीं, +1 या -1 या +1 का है या +2 का है, ऐसा कुछ अंतर नहीं है, इसमें सीधे 4 का अंतर है। ठीक है, तो अब हमें पता चल रहा है कि इसका YC क्या है, 1 से ज़्यादा है। जैसे ही आपको पता चलेगा कि इसका YC 1 से ज़्यादा है तो आप तुरंत ये कह देंगे कि ये वेव वाइंडिंग है। ठीक है, ये वेव वाइंडिंग है। तो सिंप्लेक्स वेव हो या सिंप्लेक्स लैप हो, सिंप्लेक्स लैप के लिए YC इक्वल टू 1 होगा और सिंप्लेक्स वेव के लिए YC इक्वल टू 1 से ज़्यादा होगा। ठीक है, 1 से ज़्यादा जैसे ही होगा वैसे इसको कह देंगे वेव वाइंडिंग। अब हम कैसे कह रहे हैं, इसका इंड कनेक्शन, इसमें इंड कनेक्शन, इंड कितने हैं, 1 और 2, 2 इंड है, इसका कनेक्शन कम्यूटेटर के साथ कैसा है ये देख के तो बता पा रहे हैं कि लैप वाइंडिंग है या वेव वाइंडिंग है, तो वही देख के हमको पता करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये कोई भी आपसे पूछ सकता है, ये आपके प्रैक्टिकल में भी, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिकल में भी पूछ सकते हैं टीचर, मशीन के प्रैक्टिकल में, कि आप लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग को कैसे पहचानेंगे। अगर आपको एक आर्मेचर जिसमें वाइंडिंग की गई हो कम्यूटेटर के साथ पकड़ा दिया जाए तो आप इसी हिसाब से पहचानेंगे। ठीक है, या आप सीधा ऐसे बोल सकते हैं। ठीक, अब आगे हम शुरू करेंगे। अब ये वाला जो चीज़ है ये दोनों के लिए है, लैप के लिए भी वेव के लिए। अब हम सिर्फ हेडिंग डालेंगे लैप वाइंडिंग, या अभी कुछ और 1-2 और नियम है वो हम आगे पढ़ेंगे कि क्या और नियम है। ठीक है, एक और नियम है, जो YB और YF होता है, फ्रंट पिच और बैक पिच, वो
या तो पोल पिच के जस्ट बराबर होगा, या तो उससे एक आगे या एक पीछे होगा। ठीक है, अगर पोल पिच आपकी 4 है तो वाई बी आपका 5 हो सकता है और फ्रंट पिच आपका 3 हो सकता है, न कि पोल पिच आपका 4 है और तो वाई बी आपका 2 कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये नियम है, ये आपको याद करना है। ठीक है, दोनों वाइंडिंग के लिए, मतलब वेव दोनों वाइंडिंग के लिए वाई बी और वाई एफ पोल पिच के अप्रॉक्सीमेटली, मतलब लगभग के इक्वल होते हैं, ये याद लिखिएगा। ठीक है, और ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल क्यों करते हैं? क्योंकि हमको फुल पिच वाइंडिंग बनानी होती है। अगर उससे हम इक्वल नहीं रखेंगे तो वो हमारी कैसी वाइंडिंग बन जाएगी? शॉर्ट पिच वाइंडिंग या फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग। और शॉर्ट पिच वाइंडिंग या फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग जब तक बोला नहीं जाएगा तब तक आपको नहीं बनाना है, तब तक आपको उसको कंसीडर ही नहीं करना है। अगर कोई पूछेगा आपसे कि वाई बी और वाई एफ की वैल्यू कितनी होती है, तो आप हमेशा बताएंगे कि वो पोल पिच के लगभग बराबर होती है। ये मत कहिएगा कि शॉर्ट पिच वाइंडिंग का हम सोच के कम बता दिए हैं, क्योंकि शॉर्ट पिच वाइंडिंग जब तक कहा नहीं जाएगा तब तक आप हमेशा फुल पिच वाइंडिंग को ही वरीयता देंगे, उसको ही प्रेफर करेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्या है? दूसरा नियम ये है कि दोनों वाइंडिंग के लिए वाई बी और वाई एफ की वैल्यू ऑड संख्या, ऑड मतलब विषम, मतलब 1 2 3 5 नहीं, तो 1 3 5 7 ऐसे होनी चाहिए, 2 4 ऐसे नहीं होनी चाहिए। विषम मतलब जो 2 से विभाजित न हो, उसे विषम कहते हैं। ऑड संख्या होनी चाहिए। अब पूछिए कि ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि अगर हम दोनों वाई बी और वाई एफ अगर इवन कर देंगे, तो अभी जैसे आप नॉर्मल जब डिजाइन करते होंगे तो उसमें आर्मेचर में एक ही आर्मेचर स्लॉट में दो कॉइल का जगह होता है। तो अगर हम वैसा कुछ कर देंगे, मतलब इवन कर देंगे वाई बी और वाई एफ की वैल्यू, तो पूरी कॉइल या तो ऊपर ही रह जाएगी या तो नीचे ही आ जाएगी। ठीक है, ऊपर नीचे ऐसे नहीं होगी। ठीक, मतलब ये कह सकते हैं कि अगर इन दोनों की वैल्यू इवन हो जाए तो हम वाइंडिंग का डिजाइन ही नहीं कर सकते हैं, बस इतना जानना अभी जरूरी है। अगर हम इसको समझाने लगेंगे तो फिर हम डिजाइन वाले पोर्शन में चले जाएंगे, जिससे टाइम बहुत हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा क्या नियम है जो कि दोनों के लिए है? तीसरा नियम है YC, मतलब कि नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट, मतलब कि कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या, कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या क्वाइल या स्लॉट्स की संख्या के बराबर होना चाहिए। किस दोनों वाइंडिंगों के लिए। ठीक है, लैप और वेव दोनों के लिए। ठीक है, लैप दोनों के लिए बराबर होनी चाहिए। ये समझिए जो चारों नियम अभी मैंने लिखवाया आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर डीसी मशीन में से बनाना होगा और मुझे कोई बनाने कहेगा तो मैं इसमें से जरूर एक क्वेश्चन तो डालूंगा ही डालूंगा।
क्योंकि लड़के इन सब चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते हैं। अगर पेपर को हार्ड बनाना है तो ऐसे ही क्वेश्चन होने चाहिए उसमें, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या कॉइल या स्लॉट की संख्या के बराबर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब एक कॉइल में 2 कंडक्टर होता है, एक कॉइल में 2 कंडक्टर होता है, तो अगर कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या उसके बराबर नहीं होगा तो दोनों पॉइंट हमारा किससे जुड़ेगा, है ना। दोनों कॉइल का पॉइंट हमारा, दोनों एंड कनेक्शन उससे जुड़ना चाहिए ना। किससे जुड़ेगा? एक कम हो जाएगा या एक ज़्यादा छूट जाएगा। न ज़्यादा छोड़ना है न कम छोड़ना है, हमको उससे जोड़ना है, ठीक है। तो जितना उसके पॉइंट होने चाहिए, जितने कॉइल होने चाहिए, उतने ही कम्यूटेटर सेगमेंट होने चाहिए, ठीक। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने एसी वाइंडिंग के बारे में पढ़ा होगा, एसी वाइंडिंग होती है ना, डेल्टा वाइंडिंग, स्टार वाइंडिंग। तो एसी वाइंडिंग में क्लोज्ड वाइंडिंग भी होती है और ओपन वाइंडिंग भी होती है, दोनों से काम हो जाता है उनका। मतलब डेल्टा वाइंडिंग क्या होती है? क्लोज्ड वाइंडिंग होती है, और स्टार वाइंडिंग क्या होती है? ओपन वाइंडिंग होती है। लेकिन डीसी वाइंडिंग जितनी होती है, लैप वाइंडिंग या वेव वाइंडिंग, ये दोनों वाइंडिंग ही क्लोज होती हैं, दोनों वाइंडिंग ही क्लोज होती हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि डीसी मशीन में ओपन वाइंडिंग के थ्रू वोल्टेज इंड्यूस किया जा सकता है, तो आपका तुरंत आंसर क्या रहेगा? नहीं। अब क्यों नहीं रहेगा ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। ये आपको मैं आगे बताऊंगा जब मैं एक उसका डायग्राम खींचूंगा डीसी मशीन का, ठीक है। तो एक और नियम जो रहेगा इसमें कि वाइंडिंग जो है, वाइंडिंग किसी भी हाल में क्लोज्ड होनी चाहिए, ठीक है। मतलब हम अगर जहां से स्टार्ट करें और हम वापस उसी पॉइंट पे आ जाएं, जैसे हमने बताया था ना डबल रिट्रेंट या सिंगल रिट्रेंट, तो उसका मतलब यही था, हम जहां से स्टार्ट करें वो अगर वो बीच में ओपन रहेगी तो हम उस पॉइंट पे कहाँ आ पाएंगे। तो हम एक चक्कर लगाना पड़े या 2 चक्कर लगाना पड़े, हम उसी पॉइंट पे सारे कंडक्टर को लेके आ जाएं, सारे कंडक्टर को ट्रेस कर सकें। ऐसा तभी होगा जब क्लोज्ड वाइंडिंग होगी। तो ये हमारे जो नियम है 1 2 3 4 5, ये पांचों जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो ये नियम तो इतने ही हैं, बाकी ये है कि हम लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग को कैसे पहचानेंगे। तो ये जो 4 नियम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ला ये वाले, ठीक है। तो इसको एकदम ध्यान से रट मारिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब हम ठीक, तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग। सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग, तो सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग में भी अब हम डिजाइन करना तो बताएंगे नहीं कि कैसे कैसे डिजाइन हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, ठीक। लेकिन हम ये उसके भी जो नियम है वो 2 नियम हम बताएंगे। तो पहला नियम क्या रहेगा, ध्यान से पहले पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम समझाएंगे, ठीक है। तो ये होगा YB और YF, ऊपर वाला ही नियम यहाँ पे भी होगा, YF दोनों ऑड होंगे, ऑड होंगे, ठीक है। और ऑड होंगे साथ ही साथ अपोजिट साइन के होंगे। मतलब YB प्लस है तो YF माइनस होगा, अर्थात YF को माइनस करते हैं और YB को प्लस करते हैं, ठीक है। तो उसकी लिखने की जरूरत नहीं है, YB और YF दोनों ऑड होंगे तथा कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, ठीक है, बराबर नहीं होंगे, ठीक। YB
वाई एफ के बराबर नहीं होगा। ठीक है, फ्रंट पिच बैक पिच के बराबर नहीं होगा। ठीक है, और उन दोनों के बीच अंतर कितना होना चाहिए, वाई बी माइनस वाई एफ 2 या उसके मल्टीपल में, उसके मल्टीपल में 2m, मतलब कि 2 होना चाहिए। m की वैल्यू 1 भी हो सकती है, या तो 4 होगा या तो 6 होगा, 2 मल्टीपल में होगा, 2 के मल्टीपल में होगा। ठीक है, वाई बी और वाई एफ के बीच की अंतर। ठीक, तो अब हम इसमें अगला टॉपिक हमारा रहेगा, अगला नियम वाई बी और वाई एफ दोनों पोल पिच के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होंगे। मतलब पूरे इक्वल नहीं होंगे, एक आगे पीछे होगा, लगभग इक्वल कह सकते हैं। ठीक है, और एवरेज पिच क्या होगा, अब इसमें एक पॉइंट बनेगा एवरेज पिच। तो एवरेज पिच क्या होगा, एवरेज पिच लैप वाइंडिंग के लिए अलग होगा, इस वाइंडिंग के लिए अलग होगा। एवरेज पिच वाई ए बराबर वाई बी प्लस वाई एफ बटा 2। और ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है पोल पिच के, पोल पिच के। और मैंने पोल पिच क्या बताया था, नंबर ऑफ कंडक्टर, मतलब जेड क्या है, नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर बटा नंबर ऑफ पोल। तो वाई ए जो है वाई बी प्लस वाई एफ अपॉन 2 के इक्वल रहेगा एवरेज पिच। ठीक है, अब चौथा इसमें मैंने आपको कल बता ही दिया था कि लैप वाइंडिंग के लिए कम्यूटेटर पिच की वैल्यू क्या होती है, कम्यूटेटर पिच की वैल्यू वाई सी इक्वल टू प्लस माइनस 1 या प्लस माइनस एम, मतलब सिंप्लेक्स, ये एम क्या बताता है, मल्टीप्लेक्सिटी। ठीक है, कि प्लेक्सिसिटी कितनी है, एम बराबर 1 रहेगा तो 1, एम बराबर 2 रहेगा तो 2, एम बराबर 3 रहेगा तो 3, एम बराबर 1 सिंप्लेक्स के लिए रहेगा, एम बराबर 2 डुप्लेक्स के लिए रहेगा, एम बराबर 3 ट्रिप्लेक्स के लिए रहेगा। ठीक है, अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये प्लस माइनस 1 क्या होता है, प्लस माइनस, प्लस तो ठीक है, माइनस क्यों लगा रहे हैं। तो वाइंडिंग जो की जाती है वो 2 प्रकार की जाती है, एक होता है प्रोग्रेसिव वाइंडिंग, एक होता है रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। ठीक है, तो रेट्रोग्रेसिव के लिए माइनस लगाते हैं और प्रोग्रेसिव के लिए प्लस लगाते हैं। ठीक ना, तो रेट्रोग्रेसिव जो कि पीछे की तरफ भागे और प्रोग्रेसिव जो आगे की तरफ भागे। आगे की तरफ मतलब कि दाहिने तरफ अगर किसी का प्रोग्रेस हो रहा हो तो प्रोग्रेसिव, और लेफ्ट साइड में किसी वाइंडिंग का प्रोग्रेस हो रहा हो तो वो रेट्रोग्रेसिव, मतलब वो पीछे है। ठीक, अब अगला मैंने बताया था 5वां पॉइंट इसमें क्या रहेगा, रिजल्टेंट पिच। जब मैं पिच पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने रिजल्टेंट पिच लिखवाया होगा, लैप वाइंडिंग के लिए मैंने लिखवाया था वाई आर इक्वल टू वाई बी माइनस वाई एफ। ठीक है, वाई बी माइनस वाई एफ, तो ये हमारा हो जाएगा रिजल्टेंट पिच। इसका मैंने परिभाषा भी लिखवाया था, अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो उसको देख लीजिए, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, अब एक होता है, ये देखिए, ये एक होता है सिंगल लेयर वाइंडिंग और डबल लेयर वाइंडिंग। तो वही है, ये सिंप्लेक्स या डुप्लेक्स की तरह होता है। ये वैसे कुछ नियम नहीं है। ठीक है, ये कोई नियम नहीं है तो उसको लिखवाना कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब अगला नियम हमारा रहेगा कि लैप वाइंडिंग में पैरेलल पाथ की संख्या पोल की संख्या के बराबर पर
होती है। ठीक है, अब पैरेलल पाथ होता क्या है, जैसे एक पोल के उसमें कितने कंडक्टर आते हैं तो उनको हम मान लेते हैं कि उतने उतने कंडक्टर का एक पाथ है। तो 4 अगर पोल हैं तो 4 पैरेलल पाथ बनेंगे, 6 पोल हैं तो 6 पैरेलल पाथ बनेंगे। ठीक है, तो पैरेलल पाथ की संख्या जितनी बढ़ेगी उतनी ही करंट रेटिंग बढ़ेगी। तो एक, ठीक है ना, तो ये हम समझ सकते हैं यहाँ पे। और एक ये हो गया। अब मान लीजिए ये सिंप्लेक्स के लिए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बराबर पोल की संख्या के बराबर है, लेकिन डुप्लेक्स होगा तो उसमें 2 का गुणा हो जाएगा डुप्लेक्स वाइंडिंग के लिए। लेकिन डुप्लेक्स या ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग के लिए पैरेलल पाथ की संख्या 2p या 3p। 2p किसके लिए, डुप्लेक्स के लिए, और ट्रिप्लेक्स के लिए 3p होगा। मीन्स यदि p बराबर 4 हो तो सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग के लिए कितना हो जाएगा, पैरेलल पाथ की संख्या को a से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, a। तो यहां पे क्या हो जाएगा, a बराबर पैरेलल पाथ की संख्या a बराबर 4, ये सिंप्लेक्स के लिए। डुप्लेक्स के लिए, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग के लिए a बराबर 4 गुणे 2 8। ट्रिप्लेक्स के लिए a बराबर 4 3 12। ठीक है, तो देख रहे हैं नंबर ऑफ पैरेलल पाथ की संख्या प्लेक्सिसिटी बढ़ाने पे बढ़ रही है। मैंने लिखवाया भी था कि प्लेक्सिसिटी बढ़ाने में क्या बढ़ता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ की संख्या बढ़ती है, जिसकी वजह से इसका करंट रेटिंग बढ़ता है। तो ये हमारा फर्क पड़ता है। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने बताया था रेट्रोग्रेसिव कब होगा और प्रोग्रेसिव कब होगा। तो यहाँ पे जो आप YB माइनस YF बराबर 2 लिखे हैं, इसको प्लस माइनस 2 करिए। ठीक है, क्योंकि रेट्रोग्रेसिव भी हो सकता है, प्रोग्रेसिव भी हो सकता है। तो YB इक्वल टू, इस पॉइंट को अगर हम लें तो YB माइनस YF इक्वल टू प्लस माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो YB इक्वल टू क्या हो जाएगा, YF प्लस माइनस 2, है ना। तो अगर समझिएगा, अगर इसको प्लस लेते हैं तो क्या होगा, प्लस लेते हैं तो ये प्रोग्रेसिव में प्लस होगा और रेट्रोग्रेसिव में माइनस होगा। तो प्लस लेंगे, यदि प्लस साइन लें तो YB इक्वल टू YF प्लस 2, है ना। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, YB क्या है, YF से बड़ा है। ठीक है, और हमको कैसी वाइंडिंग मिलेगी, हमको वाइंडिंग मिलेगी कैसी, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग मिलेगी। ठीक है, और इस कंडीशन में YC की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1। ठीक है, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग को एक और चीज कहते हैं, राइट हैंड वाइंडिंग। क्या कहते हैं, राइट हैंडेड वाइंडिंग। ठीक है, जो कि दाहिने हाथ की तरफ बढ़े, मतलब दाहिने साइड में बढ़े, राइट हैंडेड वाइंडिंग। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब ये तो हो गया, यहां पे हमने क्या लिया है, YB इक्वल टू YF प्लस 2 लिया, मतलब प्लस साइन लिया है। निगेटिव साइन भी तो ले सकते हैं, निगेटिव साइन लेंगे तो क्या होगा,
यदि निगेटिव साइन ले तो क्या हो जाएगा, YB इज इक्वल टू YF माइनस 2, है ना। अब हमें पता है कि YF में से 2 घटाएंगे तो YB मिलेगा, मतलब किसी में से 2 घटा के हमको YB मिल रहा है ना। तो अगर किसी में से 2 घटा के हमको कुछ और मिले तो जिसमें से हम घटाएंगे वो बड़ा होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे YF बड़ा होगा और YB छोटा होगा, ठीक है। इस प्रकार हमको जो वाइंडिंग मिलेगी उसे कौन सी वाइंडिंग बोलते हैं, रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग, ठीक है। और इस प्रकार की वाइंडिंग को कौन सी क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंडेड वाइंडिंग। प्लस YC की वैल्यू क्या रहेगी, -1, ठीक है। तो यहां पे YC की वैल्यू क्या रहेगी, -1। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मैंने एक चीज बताई थी आपको कि यहां पे YB प्लस YF बटा 2 इक्वल टू क्या होता है, Z/P। अब इसका यूज करके हम एक और फार्मूला निकालेंगे, ठीक है। ठीक, अब ये तो हो गया यहां तक। अब एक और फार्मूला का यूज करके हम बताएंगे कि YF और YB की वैल्यू प्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए कितनी होनी चाहिए और रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अब हम उसको बताएंगे कैसे। हम जानते हैं कि YA बराबर YB प्लस YF बटा 2 बराबर Z/P, ये पीछे मैंने लिखवाया है, पोल पिच के बराबर होता है। अब ध्यान दीजिएगा, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए, फॉर प्रोग्रेसिव वाइंडिंग, ठीक है, क्या यहां पे हमने लिखा है YB बराबर YF प्लस 2, YB बराबर YF प्लस 2। अब यही वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है, ये एवरेज पिच वाले फार्मूले में, तो हमको मिल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट करते हैं YB की, मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, YB की जगह YF प्लस 2 अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इस वाले फार्मूले में, ठीक है, तो हो जाएगा YF प्लस 2। ये किसकी जगह लिखे हैं, YB की जगह लिखे हैं, ठीक है। YB की जगह YF प्लस 2 प्लस YF अपान में 2 बराबर Z/P, ठीक है। तो कितने YF हो गए, 1 और 2, 2 YF प्लस 2 अपान में 2 Z/P। अब 2 से 2 इसमें अलग से डिवाइड करें, इसमें अलग से, तो क्या हो जाएगा, ये YF 2YF/2 करेंगे तो YF हो जाएगा प्लस 1 बराबर Z/P, या ये YF बराबर Z/P माइनस 1, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए YF बराबर क्या हो गया, Z/P माइनस 1। तो रेट्रोग्रेसिव के लिए YB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, YB की वैल्यू हम इसमें इसी वाले फार्मूले में, इस वाले फार्मूले से हम YB की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस वाले फार्मूले के हिसाब से YB इक्वल टू Z/P, YF की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर दिए हैं, Z/P माइनस 1 प्लस 2, तो YB की वैल्यू क्या हो जाएगी, Z/P माइनस 1 प्लस 2, मतलब 2 में से 1 माइनस कर देंगे, प्लस 1, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए YF इक्वल टू Z/P माइनस 1 और YB इक्वल टू Z/P प्लस 1 हो जाएगा। इसी प्रकार रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए भी हम फार्मूला निकालेंगे।
इसी प्रकार रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए भी हम फार्मूला लिखेंगे और यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, मतलब फॉर रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। ठीक है, तो वाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई एफ माइनस 2। क्लियर। अब हमने पढ़ा ही था वहां पे, यहां पे कि यहां पे हमने पढ़ा ही था एवरेज पिच वाला फार्मूले से कि वाई ये वैल्यू है। ठीक है, तो यहां पे हम वही वैल्यू रखेंगे। ये रेट्रोग्रेसिव के लिए हम जानते हैं वाई बी इक्वल टू वाई एफ माइनस 2 होता है। अब हम जानते हैं एवरेज पिच बराबर क्या होता है, वाई बी प्लस वाई एफ अपान में 2 बराबर जेड बाई पी। अब इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर देंगे वाई बी की जगह, तो वाई एफ माइनस 2 प्लस वाई एफ है ना बटा 2 इक्वल टू जेड बाई पी, बाई में 2 रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे वाई एफ जुड़ के कितना हो जाएगा, 2 वाई एफ माइनस 2 अपान 2 जेड बाई पी। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, वाई एफ माइनस 1 अपान में जेड बाई पी। वाई एफ इक्वल टू जेड बाई पी प्लस 1। क्लियर। तो ये हमारा इससे आ गया। ये रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए वाई एफ की वैल्यू जेड बाई पी से 1 ज़्यादा रहेगी, जस्ट प्रोग्रेसिव वाइंडिंग की अपोजिट। और वाई बी की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे हम, इसी में हम वाई एफ की वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, इस वाले फार्मूले से ही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, वाई बी इक्वल टू वाई एफ की जगह जेड बाई पी प्लस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल, माइनस 2। तो प्लस 1 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, वाई बी इक्वल टू जेड बाई पी माइनस 1। ठीक है, ये प्लस 1 है, ये माइनस 2 है। अब प्लस माइनस का तो आपको आता ही होगा आप लोगों को। ठीक है, तो जेड बाई पी माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा दोनों रेट्रोग्रेसिव के लिए फार्मूला हो गया, फॉर रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। ठीक है, कौन सी रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग। ठीक है, और ये दोनों क्या हो जाएगा, फॉर प्रोग्रेसिव वाइंडिंग। ठीक है, अब एक चीज समझिएगा, चाहे रेट्रोग्रेसिव हो चाहे प्रोग्रेसिव हो, दोनों में ही प्लस 1 माइनस 1 करके आ रहा है। और हमको ये भी पता है, मतलब वाई बी और वाई एफ की वैल्यू प्लस 1 माइनस 1 करके आ रही है। हमको ये भी पता है कि वाई बी और वाई एफ की वैल्यू हमेशा ऑड होनी चाहिए। तो ऑड आने के लिए, मतलब प्लस 1 करने पे भी ऑड आना चाहिए और माइनस 1 करने पे भी ऑड आना चाहिए। और किसमें से प्लस 1 माइनस 1 कर रहे हैं, जेड बाई पी। जेड बाई पी से प्लस 1 माइनस 1 कर रहे हैं, तो जेड बाई पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि हमको ऑड आए। तो जाहिर सी बात है, फॉर मतलब कि वाई बी और वाई एफ दोनों ही ऑड हों, दोनों ही ऑड हों। ऑड क्यों होने चाहिए, क्योंकि लैप वाइंडिंग तभी बनेगी जब कोई भी, मतलब लैप क्या वेव भी तभी बनेगी जब वाई बी और वाई एफ दोनों ही ऑड हों। ठीक है, ऑड हों, इसके लिए जेड बाई पी में से प्लस 1 और माइनस 1 घटक करके ही हमको वाई बी और वाई एफ मिल रहा है, चाहे प्रोग्रेसिव हो चाहे रेट्रोग्रेसिव हो। तो इसका मतलब कि जेड बाई पी मतलब कि पोल पिच, जेड बाई पी जो वैल्यू आनी चाहिए, इसके लिए यहां पे इसके लिए होगा जेड बाई पी की वैल्यू हमेशा इवन मतलब कि सम संख्या, सम इवन संख्या होनी चाहिए, तभी वाइंडिंग पॉसिबल है। ठीक है, पॉसिबल है। ठीक।
तो ये समझ में आ गया। मतलब कि अगर किसी आर्मेचर स्लॉट में 36 है, आर्मेचर स्लॉट की संख्या 36 है और पोल की संख्या 4 है, तो हमें मेरा कितना आ रहा है ये जेड बाई पी, जेड बराबर 36 और पी बराबर 4। तो जेड बाई पी कितना आ रहा है 36 बाई 4 बराबर 9। 9 क्या है, 9 है ऑड नंबर, तो इसके लिए वाई बी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और वाई एफ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब ये दोनों क्या है इवन नंबर है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा 36 नंबर मतलब कि पोल की संख्या अगर 4 हो और आर्मेचर स्लॉट की संख्या 36 हो, तो इस संख्या के लिए इस प्रकार की डिजाइन हमारी बन ही नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ पे ये ऑड आया है। इवन होता तब बन जाता। मतलब कि अगर जेड बराबर 32 हो और पी बराबर 4 हो, तो 32/4 बराबर 8, तो वाई भी कितना हो जाएगा वाई भी कितना हो जाएगा 9, वाई एफ कितना हो जाएगा 7। ऐसी इस संख्या के लिए पॉसिबल है और इस संख्या के लिए नहीं पॉसिबल है। तो जेबी गुप्ता में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिए होंगे कि जेड की संख्या अगर इतनी हो तो क्या लैप वाइंडिंग या वेव वाइंडिंग पॉसिबल है, तो आपको इस हिसाब से डिसाइड करना है कि जेड बाई पी की वैल्यू क्या है, इवन है या ऑड है। ये बहुत ही छोटी चीज़ है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये फंसा देता है कभी कभी। ठीक है, लड़कों का कंसेप्ट नहीं क्लियर होता है कि क्यों कहाँ से ये आया। तो ये बस इतनी ही छोटी सी चीज़ से आया है कि जेड बाई पी अगर इवन संख्या होगी तो हमारी वाइंडिंग पॉसिबल है, जेड बाई पी अगर ऑड संख्या होगी तो वाइंडिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये लैप वाइंडिंग के जो भी नियम थे ये ख़त्म हो चुके हैं। बाकी अभी मैं इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन अगले लेक्चर में कराऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, और जो भी आपको डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तथा इस आज के लेक्चर का PDF टेलीग्राम पे हमारे होगा, तो टेलीग्राम पे उसको जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम को भी शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।